ईयर 1971 ब्लैक होल एग्जिस्टेंस का पहला स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलता है। ईयर 2019 ब्लैक होल की पहली इमेजेस रिलीज होती हैं। ईयर 2022 ब्लैक होल से आ रही डरावनी साउंड्स पहली बार रिलीज होती हैं। इन सब माइलस्टोन्स के बाद अब साइंटिस्ट ने ब्लैक होल से रिलेटेड एक और माइलस्टोन अचीव कर ली है, जिसने एक बार फिर से सर अल्बर्ट आइंस्टीन की 100 साल से भी ज्यादा पुरानी थ्योरी को सच कर दिया है। दोस्तों, कोई भी बॉडी जब ब्लैक होल में स्टक होती है तो वो एक्रेशन डिस्क और इवेंट होराइजन को पार करने के बाद ब्लैक होल में गिरती है। और जिस इंटरेस्टिंग रीजन में वो ब्लैक होल में गिरती है वो रीजन अभी तक बस थ्योरी में ही था, जिसके प्रैक्टिकलिटी में कई बार सवाल उठे थे। लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक साइंटिफिक टीम ने अब फाइनली प्रूव कर दिया कि हाँ, ऐसे रीजन एक्चुअल में होते हैं। ईयर 1915 में सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, जिसमें यह कहा गया था कि स्पेस में रखी कोई भी बॉडी को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए 4 डायमेंशंस की जरूरत होती है। 3 तो स्पेस डायमेंशंस हो गए, यानी x, y और z। इसके अलावा चौथा डायमेंशन टाइम का होता है। इन 4 डायमेंशंस को स्पेस में एक ग्रेडेड फैब्रिक के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। स्पेस में मौजूद कोई भी बॉडी अपने ग्रेविटी के हिसाब से स्पेस टाइम फैब्रिक को बेंड करती है। एक स्मॉल बॉडी जिसकी ग्रेविटी लो है वो स्पेस टाइम को कम बेंड करेगी, वहीं एक मैसिव बॉडी जिसकी ग्रेविटी बहुत हाई है वो स्पेस फैब्रिक को बहुत ज्यादा बेंड करेगी। सिंपल शब्दों में, जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी स्पेस टाइम फैब्रिक उतना ही बेंड हो जाएगा। वैसे इसको विजुअलाइज करना बहुत आसान है। एक ट्रैम्पोलिन पे अलग अलग जगह पे अलग अलग मास की बॉल्स रख दीजिए। एक तरफ गोल्फ बॉल, एक तरफ क्रिकेट बॉल और एक तरफ बॉलिंग वाली बॉल को रख दीजिए। इन बॉल्स के भार की वजह से ट्रैम्पोलिन फैब्रिक बेंड हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आइंस्टीन का मानना था कि स्पेस टाइम में कुछ रीजन्स ऐसे भी होंगे जहां स्पेस टाइम फैब्रिक इनफाइनाइटली बेंड हो जाएगा, मानो कोई गहरी सी खाई हो। ये रीजन्स ब्लैक होल के वजह से बनते हैं। कोई भी बॉडी ब्लैक होल के पास आने पर उसमें गिर जाएगी। अब ये बॉडी किस तरह से और कहां गिरती है वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। अब आप एक बोट को कंसिडर कीजिए जो एक नदी में बह रही है। ये नदी एक क्लिफ पे है, यानी एक वाटरफॉल है। अब बोट जैसे जैसे क्लिफ के एज तक आएगी तब तक वो नॉमिनल स्पीड में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहेगी, लेकिन जैसे ही क्लिफ के एज को पार करेगी वो एकदम से हाई स्पीड से वर्टिकली नीचे गिर जाएगी। जिस तरह से ये बोट वाटरफॉल से नीचे गिर रही है, एग्जैक्टली वैसे ही ब्लैक होल में बॉडी एक्रीशन डिस्क के आउटर एज से सर्कुलर मोशन में घूमते घूमते इनर एज तक यानी इवेंट होराइजन तक धीरे धीरे पहुंचती है, जिसको पार करने के बाद वो एकदम से तेजी से लगभग लाइट की स्पीड से वर्टिकली ब्लैक होल के अंदर गिर जाती है। वाटरफॉल में बोट के प्लंजिंग की तरह ये रीजन जहां ऐसा होता है उसके बारे में आइंस्टीन ने अपने थ्योरी में बात करी थी, लेकिन इस प्लंजिंग रीजन को पहले कभी नहीं देखा गया था। ये बस थ्योरी में ही था। हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक टीम ने 10,000 लाइट ईयर्स दूर मौजूद ब्लैक होल और उसके कंपेनियन स्टार के एक बाइनरी सिस्टम को ऑब्जर्व किया। ब्लैक होल कंपेनियन स्टार को कंज्यूम कर रहा था, जिस प्रोसेस में एक्स रेज एमिट हो रही थी। नासा के न्यू स्टार और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के नाइसर स्पेस टेलीस्कोप ने इस ब्लैक होल में गिरते कंपेनियन स्टार की गैसेस और प्लाज्मा के एक्सरेज को स्टडी किया। ऑक्सफोर्ड के साइंटिस्ट ने इस एक्सरे डेटा को इस्तेमाल करके ब्लैक होल के पंजिंग रीजन के बारे में पता लगाया। इससे पहले हमने ऐसे रीजन को कभी नहीं देखा था। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि एक टाइम अपने ही थ्योरी से निकले ब्लैक होल के सोल्यूशन पे आइंस्टीन को जरा भी यकीन नहीं था, लेकिन आज सर अल्बर्ट आइंस्टीन की कही हर एक बात सच निकल रही है। वैसे दोस्तों, जब कोई बॉडी इवेंट होराइजन को पार करके ब्लैक होल के प्लंजिंग रीजन में गिरती है तो ब्लैक होल से दूर बैठे ऑब्जर्वर को देखने पर ऐसा लगेगा जैसे बॉडी वहां जाकर रुक सी गई है, वो आगे बढ़ ही नहीं रही, जबकि एक्चुअल कंडीशन में बॉडी कब के ब्लैक होल में गिर चुकी होगी। दोस्तों, ये टाइम डायलेशन की वजह से होता है। ब्लैक होल के पास समय एकदम से रुक जाता है। अगर आप टाइम डायलेशन के बारे में और जानना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करिए। बाय।